हरियाणा में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, पंचकुला से विधायक भी हैं और उनसे सवाल जवाब करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की क्या तैयारी है उसको लेकर उनसे बात करेंगे, रणनीति क्या रहेगी उसको लेकर उनसे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं हरियाणा का जो ये रण होगा उसमें डेट्स अब सामने आ गई है। 1 अक्टूबर को मतदान होना है, 4 अक्टूबर को नतीजे आने हैं। अगले 5 साल तक जनता किसको सत्ता की कमान सौंपती है ये देखना होगा। हालांकि दावा हर दल की तरफ से किया जा रहा है, हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो फिर से रिपीट करने जा रहे हैं, उनका तीसरा टेन्योर होगा जिसमें वो जनता के लिए काम करेंगे। सभी पार्टियों का इसी तरह से बयान सामने आ रहे हैं। हरियाणा का जो ये चुनावी दंगल है उसमें किस पार्टी को 2019 में कितनी सीटें मिली, कितना उनका वोट शेयर रहा 90 विधानसभा सीटों में से, वो भी ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको दिखाया है। इसके अलावा देखिए, जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का दावा ये है कि वो तीसरा टेन्योर में प्रवेश करेंगे और इस बार फिर से अपनी सरकार को रिपीट करेंगे। कांग्रेस का कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कामों से जनता उब चुकी है और इन 10 सालों में एंटी इनकम्बेंसी इतनी बढ़ गई है कि जनता को वापस से कांग्रेस पार्टी सरकार में चाहिए। ये दावा कांग्रेस पार्टी कर रही है। आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को भी, दोनों को मौका दे दिया है और दोनों ने ही जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो अब आम आदमी पार्टी अपना मॉडल लेकर हरियाणा में चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। इनके अलावा 2 क्षेत्रीय दल और है। जेजेपी जो पिछले टेन्योर में 4.5 साल तक सरकार में रहे भी, पोस्ट इलेक्शन अलायंस हुआ था उनका, लेकिन इन इलेक्शन से पहले अलायंस खत्म हो चुका है। तो ऐसे में उनका भी कहना है कि उनकी तैयारी 90 सीटों पर पूरी है। वहीं दूसरी तरफ इनेलो का और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। ये पहला गठबंधन है जो इन सभी पार्टियों के दरमियान देखने को मिला है और उनका कहना है कि अगर इनेलो और बीएसपी की गठबंधन वाली सरकार बनती है तो अभय चौटाला मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। लेकिन देखिए, मुद्दे क्या क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी, तैयारी क्या रहेगी, उस पर बात कर लेते हैं। अब हमारे साथ हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी लाइव कनेक्ट हो गए हैं, सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। चुनावों का ऐलान हो गया है, अब तो 1 अक्टूबर को मतदान, 4 को नतीजे, अगले 5 साल के लिए जनता किसको चुनेगी, सारे कैंडिडेट्स की किस्मत का फैसला होगा। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपकी तैयारियों को लेकर। क्या तैयारी है बीजेपी की इन चुनावों को लेकर? सबसे पहले तो पूजा जी आपका धन्यवाद मुझे कनेक्ट करने के लिए। जहाँ तक आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के संबंध में, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भाजपा का कार्यकर्ता हमेशा चुनावी मोड में रहता है। पिछले 5 साल के अंदर लगातार, चाहे वो संगठन को लेकर के संगठन की बैठकें हैं, जहाँ पर बूथ से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक लगातार जो है चुनाव की दृष्टि से भी और दूसरा सरकार में जो विकास की दृष्टि से, हमेशा सरकार ने पिछले 5 साल में सबका साथ सबका विकास, हरियाणा एक हरियाणवी एक, इस मूल मंत्र को लेकर के सरकार ने काम किया है। और आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर विकास ना हुआ हो। आज मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से जो विरोधी पक्ष के विधायक भी हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि हमारे इलाके के अंदर विकास नहीं हुआ है। कांग्रेस के राज में आपने देखा कि कांग्रेस या कांग्रेस से पहले जितने मुख्यमंत्री हुए, चाहे वो चौधरी देवीलाल जी थे, ओम प्रकाश चौटाला थे, विकास हुआ तो केवल सिरसा का विकास हुआ। उसके पश्चात चौधरी भजनलाल जी आए तो विकास किया केवल हिसार का किया। उसके बाद चौधरी बंसीलाल जी आए, उन्होंने भिवानी का विकास किया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तो मतलब एक
रोहतक से बाहर उनको पूरा हरियाणा दिखाई ही नहीं पड़ा। लेकिन हमारी सरकार ने जिस तरीके से प्रत्येक विधानसभा के अंदर, प्रत्येक जिले के अंदर विकास के काम किए हैं, समान विकास के काम किए हैं, उस विकास को लेकर पूरे प्रदेश के लोग, प्रदेश का मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ, उसके कामों के साथ जुड़ा है। और जिस प्रकार से सरकार ने पिछले 10 साल के अंदर जो नौकरियों के अंदर पारदर्शिता लेकर के आए हैं, नौकरियों के अंदर जिस प्रकार से पर्ची और खर्ची ये खेल को खत्म किया है, उससे पूरे प्रदेश का युवा, विशेष तौर पर वो गरीब युवा जो कभी ये सोचता भी नहीं था कि मुझे भी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस के राज में या तो सिफारिश चाहिए थी या फिर खर्चा चाहिए था। लेकिन हमारे इस कार्यकाल के अंदर जिस पारदर्शिता से भर्तियां हुई हैं, लगभग 1,41,000 भर्तियां जो हुई हैं पारदर्शी तरीके से, एक गरीब का बच्चा भी आज HCS बन सकता है, IAS बन सकता है, वो एक इंजीनियर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है। ये आज हमारी सरकार ने करके दिखाया है और इसी का परिणाम है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक लहर चल रही है। जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं केंद्र में नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए और हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी, नायब सिंह जी जो जो योजनाएं लेकर के आए हैं, उससे जो एक आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसको ये विश्वास हुआ है कि यदि हमारा कोई भला कर सकता है, कोई सरकार भला कर सकती है, वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। सर 2019 की बात करें, जब रिजल्ट आए थे विधानसभा के, 75 पार का नारा तो दिया था आपने, लेकिन वो जादुई आंकड़े तक नहीं पहुंच पाई थी बीजेपी। फिर इलेक्शन के बाद अलायंस हुआ, फिर 4.5 साल सरकार चली एक दूसरी पार्टी के साथ अलायंस में, फिर अब इलेक्शन से पहले वो अलायंस भी खत्म हो गया है। इस बार आपको लग रहा है कि वो जादुई आंकड़ा छू जाएगी भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आंकड़ा क्या होगा क्या नहीं होगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते के ऊपर सरकार बनेगी। किसी से भी कोई गठबंधन की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं पड़ेगी। जी, चुनौतियां इन इलेक्शंस में आपको क्या क्या लगती है कि आपके सामने रहने वाली है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, JJP, NLO, BSP का गठबंधन, ये कितनी बड़ी चुनौती लगते हैं? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी भी पार्टी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अपना अपना रणनीति लेकर के, अपनी अपनी योजना लेकर के सारी पार्टियां मैदान के अंदर आती हैं। लेकिन जब मतदाता कोई चीज़ डिसाइड करता है तो वो उसकी परफॉर्मेंस को लेकर के, पिछले आचरण को लेकर के, पिछले व्यवहार को लेकर के, पिछली उसकी जो उपलब्धियां हैं उसको लेकर के करता है। 10 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश के अंदर जितने अच्छे निर्णय हुए, चाहे वो हमारी जो बुजुर्गों का सम्मान भत्ता है, हमने 800 से बढ़ा करके 3,000 रुपये किया है। आदरणीय जो हमारी विधवा बहनें हैं उनका सम्मान भत्ता बढ़ा है, दिव्यांग हैं उनका सम्मान भत्ता बढ़ा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 24 घंटे बिजली देने का काम किया है और पूरे हरियाणा प्रदेश में जो सड़कों का जाल हमने बछाया है, ये सारी जो उपलब्धियां हैं मैं समझता हूं कि लोगों को नज़र आने वाली उपलब्धियां हैं और इससे आम आदमी को फ़ायदा हुआ है। तो उस दृष्टि से जो हमने 10 साल के अंदर काम किए, हमने वो कहा भी है कि ये 10 साल काम हम ऑन लिस्ट लेकर के आ रहे हैं। और जहाँ तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का प्रश्न है, वो तो एक यात्रा निकाल रहे हैं और सवाल पूछते हैं। पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश की जनता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से सवाल कर रही है, वो उसका जवाब नहीं दे रहे। वो ये जवाब नहीं दे रहे कि उनके 10 साल के अंदर
कितनी जमीन के CLU हुए थे, कितनी सेक्शन 4 और 6 को हटा करके गरीब किसानों की ज़मीन जो थी वो बड़े बड़े बिल्डर्स के नाम की गई, हथियाई गई। किस किस लोगों को वो जो CLU हुए वो कौन कौन लोग हैं, और किस प्रकार से प्रदेश के अंदर नौकरियों के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, ये सारा पूरी जनता प्रदेश की जनता पिछले 10 साल से पूछ रही है। किस प्रकार से जो अपॉइंटमेंट्स होती थी, या किस प्रकार से जो चाहे वो इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं चाहे वो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, उनकी अलॉटमेंट किस प्रकार से होती थी, इन बातों का जवाब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अभी तक 10 साल से जनता पूछ रही है, वो जवाब नहीं दे रहे। अब अपने प्रश्न पूछने के लिए मैं कहूँगा केवल एक पुत्र प्रमोशन यात्रा, अपने बेटे की प्रमोशन के लिए एक यात्रा निकाली जा रही है और कहा जा रहा है कि हम प्रश्न पूछ रहे हैं। अरे जो जनता 10 साल से प्रश्न पूछ रही है, उन प्रश्नों का तो जवाब पहले आप दो, फिर पूछो हमसे। हम अपना पूरा हिसाब लेकर के उनके जनता के बीच में जाएंगे, और हम हिसाब जो है वो जनता को देंगे, ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। जनता ने हमें चुन करके भेजा था, हम जनता को बताएंगे कि हमने 10 साल के अंदर ये जन कल्याण की योजनाएं लेकर के आए हैं, ये गरीब कल्याण की योजनाएं लेकर के आए हैं, और हम अपना हिसाब जनता को देंगे, ना कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। क्योंकि सर आपने हिसाब की बात कर लिया, और वो जो पदयात्रा निकाल रहे हैं कि हरियाणा मांगे हिसाब, और आप कह भी रहे हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड आप जनता के बीच में लेकर जाएंगे इन 10 सालों में। पुत्र प्रमोशन यात्रा है, वो तो बेटा प्रमोशन यात्रा है, वो तो बेटे को, पुत्र को प्रमोट करने के लिए की यात्रा की जा रही है। लेकिन मैं समझता हूं कि उससे कोई बेटे को प्रमोट कर पाएंगे अपना, क्योंकि पारिवारिक मामला है। पार्टी हमेशा एक परिवार की बात करती रही है, चाहे वो केंद्र के अंदर आदरणीय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उसके बाद उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई, उनके पश्चात उनका बेटा जो राजीव गांधी प्रधानमंत्री हुए, फिर सोनिया गांधी जी आ गई, फिर संजय गांधी जी आ गए, अब राहुल गांधी जी आ गए। ये जो पारिवारिक पार्टियां हैं ये देश का भला नहीं कर सकती, प्रदेश का भला नहीं कर सकती। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उसी रणनीति पर चलते हुए, उसी नीति पर चलते हुए अपने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस पर काफी मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी घेरती हुई भी कांग्रेस को नजर आई है। और बहरहाल मैं अपने सवाल पर वापस आती हूँ। इन 10 सालों में, क्योंकि 10 साल का समय काफी होता है, आपको कौन कौन से ऐसे काम लगते हैं जिसको देखकर आपको ये लगा कि ये जो आम जनता है उनके जीवन में इससे परिवर्तन आया है? देखिए, सबसे पहले तो मैंने कहा ना, हमने 1,41,000 युवाओं को नौकरियां दी हैं। केवल नौकरियां नहीं, एक पारदर्शी तरीके से नौकरियां दी हैं। जिस प्रकार से खर्ची और पर्ची को हमने बंद किया है, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आम आदमी पर, जो गरीब व्यक्ति है उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ा है। आज गरीब आदमी भी ये कह सकता है कि मेरा बेटा योग्यता के आधार पर नौकरी पालेगा, सरकारी नौकरी पालेगा। इससे पहले इस प्रकार से खर्ची पर्ची का जो खेल हुआ था वो हमने बंद किया है। इसी प्रकार से जो आज किसानों के लिए MSP जो है, हम सारी की सारी फसलों पर MSP हमने देने की बात कही है। पिछले 10 साल के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है, डायरेक्ट किसानों के खाते के अंदर उनकी उपज का पैसा जो हमने भेजने का काम किया है, इसलिए हमारे साथ किसान जुड़ा है। आज किसानों को पिछले साल के अंदर लगभग 11,500 करोड़ रुपए जो है वो मुआवजा दिया गया, फसलों का मुआवजा। और पिछले 40-50 साल के अंदर सिर्फ केवल 1150 या 1200 करोड़ देते थे। पहले चेक मिलता था 2 रुपए का, 5 रुपए का। आज पूरे का पूरा पैसा जो उनका फसलों का मुआवजा आज जमींदारों के खाते में जा रहा है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किसान सम्मान निधि की जो सम्मान भत्ता है वो शुरुआत की है। साल के अंदर 3 बार 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते के अंदर डायरेक्ट DBT के माध्यम से उनके खाते में जाते हैं।
आज जिस प्रकार से किसान कल्याण को लेकर के, युवा कल्याण को लेकर के, महिला कल्याण को लेकर के, महिलाओं के लिए हर जिला के अंदर महिला थाना ये हमारी सरकार ने दिया है, ताकि महिलाओं को अपनी बात रखने का, अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने का, कोई भी बात करने का वो महिला थाने में जाकर के दर्ज करा सके। इसी प्रकार से जो हमारे युवा हैं, युवाओं के लिए जो नौकरियां दी हैं वो सब आपके सामने है। तो हर वर्ग को हमने राहत देने का काम किया है। आज जहां तक विकास की बात है, मैं क्योंकि पंचकूला को रिप्रेजेंट करता हूं, मैं पंचकूला के अंदर पिछले 10 साल के अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए के विकास के काम पंचकूला के अंदर हुए हैं। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो अपने 10 साल का हिसाब जो 2004 से लेकर के 14 तक का, और मैं 2014 से लेकर के 2024 का हिसाब लेकर के बैठते हैं। आइए कहीं पर भी किसी भी समय आकर के आप आकर के हिसाब मिला लीजिए। अगर हिसाब के अंदर आपको लगे कि आपके जो काम किए हुए हैं उससे 100 गुना जो ज़्यादा हमने विकास के काम किए हैं, तो फिर ये बात मान जाइए कि केवल हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं, हिसाब मांग रहे हैं। ठीक है। हिसाब नहीं, हिसाब तो प्रदेश की जनता पिछले 10 साल से आपसे मांग रही है। ठीक है, ये भी सर जरा बताइएगा, क्योंकि पिछले 10 सालों से डबल इंजन की सरकार यहाँ चल रही थी, केंद्र में भी बीजेपी ही थी और प्रदेश में भी बीजेपी ही थी। ऐसे में अभी जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उसमें से लॉस हुआ है सीट्स का, 5 सीटें हाथ से जाती हुई नजर आई है। तो ऐसे में जो आपके विरोधी हैं वो ये नैरेटिव बना रहे हैं या ये परसेप्शन बना रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शंस में तो बीजेपी हाफ हुई प्रदेश में, अब विधानसभा इलेक्शंस में साफ हो जाएगी। इसको आप कैसे काउंटर करेंगे? देखिए, ये अपना देखने का नजरिया है। किसी को गिलास आधा खाली नजर आता है, किसी को आधा भरा हुआ नजर आता है। जहां तक लोकसभा चुनाव की बात है, हमारी पार्टी की सीटें विधानसभा जो जीती हैं वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है। हमारी जो वोटिंग परसेंटेज है वो कांग्रेस पार्टी से ज़्यादा है। और जिस प्रकार से अपने पिछले इस लोकसभा चुनाव के लेकर के और उसके बाद समीक्षा की है, क्या कारण रहे हैं और उन कारणों को दूर करने का काम किया है, आज मैं समझता हूं कि तीसरी बार हरियाणा प्रदेश के अंदर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इलेक्शन से कुछ वक्त पहले प्रदेश का मुख्यमंत्री बदलना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? ये आपके बेनिफिट में जाएगी या फिर इससे आपको नुकसान हो सकता है? देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी रणनीति बनाती है और ये भी एक उस रणनीति का ही अंग है। जो भी चेंज किया गया और उसके चेंज के सकारात्मक परिणाम हमें देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रकार से जब से नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। लगातार लोग नायब सिंह सैनी जी के साथ जुड़ रहे हैं, पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। आज नायब सिंह सैनी सर्वप्रिय नेता बन चुके हैं। आज जो आम आदमी है वो ये कहता है कि मैं मुख्यमंत्री जी से जिस समय भी जब भी चाहूँ मिल सकता हूँ, उनसे अपनी बात कह सकता हूँ, उनसे अपना काम करवा सकता हूँ। तो जो चेंज हुआ है वो उसके बहुत अच्छे परिणाम पार्टी के लिए आने वाले हैं। अब मैं सर पंचकुला विधानसभा को लेकर आपसे सवाल करना चाहती हूँ। आपको अपने क्षेत्र में कोई चुनौती दिखती है? कैसा लग रहा है आपको माहौल वहां? देखिए, कोई भी चुनाव होता है उसके अंदर चुनौती तो रहती है, लेकिन ये बात पक्की है कि जो विकास के काम पिछले 10 साल के अंदर पंचकूला में हुए, उससे पहले के 50 साल देख लीजिए। मैंने पहले कहा कि आप किसी भी एक स्वतंत्र एजेंसी से इस बात का पता करें कि 10 साल के अंदर जितने काम हुए, चाहे वो अपने बिजली है, 24 घंटे बिजली हमने दी है,
पहले 6 घंटे या 8 घंटे बिजली 2014 से पहले आती थी। पानी के लिए नए 50 ट्यूबवेल और कजौली वाटर वर्क से 25 किलोमीटर लंबी लाइन डाल करके हम पानी जो है वो भाखड़ा कैनाल से यहाँ लेकर के आए हैं। पानी की कोई कमी नहीं है। सड़कों का जाल पूरी तरह से, सारी सड़कें नेशनल हाईवे के साथ सारे गांवों की सड़कें हमने जोड़ी हैं। शिक्षा की दृष्टि से आज पंचकूला शिक्षा का हब बन चुका है। पिछले 10 साल के अंदर 6 स्कूल हमने अपग्रेड किए हैं, 10वीं से 12वीं के किए हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए संस्कृति स्कूल हमने बनाए हैं। इसके अलावा पंचकूला में इन्हीं 10 साल के अंदर, मैं इन्हीं 10 साल की बात कर रहा हूँ जो पिछले बीते हैं, ITI आया है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कम मल्टी स्किल सेंटर आया है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज आया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया है, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज आया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट आया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ये सब संस्थान जो आज पंचकूला के अंदर बने हैं, ये पिछले 10 साल के अंदर बने हैं। पंचकूला के साथ जो 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार ने भेदभाव किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूँगा कि पंचकूला केवल एकमात्र जिला ऐसा था जिसके अंदर हरियाणा राज्य परिवहन का डिपो नहीं था। 22 में से 21 जिलों के अंदर डिपो थे, पंचकूला के अंदर हरियाणा रोडवेज का डिपो नहीं था। मैंने आते ही वहाँ डिपो भी बनवाया और 85 करोड़ रुपए की लागत से एक मॉडर्न जो वर्कशॉप है उसका भी यहाँ पर निर्माण हमने करवाया है। तो इस दृष्टि से, ऐसे ही स्वास्थ्य की दृष्टि से मैं कहूँगा कि जो पंचकूला के अंदर सिविल हॉस्पिटल था, 100 बेड का हॉस्पिटल था, आज वो हॉस्पिटल 500 बेड हॉस्पिटल बन गया है। पूरी सुविधाएं, MRI, CT स्कैन, डायलिसिस, कैथ लैब, ब्लड बैंक, ब्लड को सेपरेट करने का एक जो प्रोसेस होता है वो, ये सारी चीज़ें आज सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6 पंचकूला के अंदर उपलब्ध है। हमने हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो अपने आप में एक बड़ा संस्थान है जयपुर के बाद, वो पंचकूला के अंदर 90% बन करके तैयार हो गया है। वहाँ OPD शुरू हो चुकी है। आज ये जो NIA है, आयुर्वेदा जो है, यहाँ पर ये रिसर्च सेंटर बनने जा रहा है। 250 बेड का हॉस्पिटल आयुर्वेदा का यहाँ पर बनने जा रहा है। आज पंचकूला के अंदर जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है उसकी OPD यानी पर डे जो वहाँ पर मरीज आ रहे हैं लगभग 4,500 आ रहे हैं। तो हमने हर क्षेत्र के अंदर पंचकूला के अंदर विकास की दृष्टि से कार्य किया है और उसी के आधार पर हम लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों के सामने अपनी अचीवमेंट्स बताएंगे। और मैं समझता हूं कि मैंने एक बुक भी तैयार की है जिसके अंदर लगभग 121 जो काम है वो बड़े काम उसके अंदर दिखाए हैं ताकि लोगों को जानकारी मिल सके कि पंचकूला के अंदर क्या क्या हमारी विकास के काम हुए हैं। बिल्कुल, एक रिपोर्ट कार्ड तो अभी आपने पेश कर दिया है बातों ही बातों में। बहरहाल क्योंकि समय इतनी इजाजत दे रहा है, ज्ञानचंद गुप्ता जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सवालों का जवाब देने के लिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इलेक्शंस के लिए। तो देखिए अब चुनावों का ऐलान हो चुका है और सभी दलों ने अपनी अपनी रफ्तार पकड़ ली, अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। अब ये देखना होगा कि अगले 5 सालों के लिए जनता किसको सत्ता के सिंहासन पर बैठाती है।